हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू योर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म धैर्य सफलता की आधारशिला। मैं आपका एजुकेटर एस.के. पांचाल आपको पढ़ा रहा हूँ बिजनेस स्टडी। और लास्ट क्लास में हमने अपना स्टाफिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टाफिंग का मीनिंग पढ़ा था, स्टाफिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी और स्टाफिंग के फीचर्स और इम्पोर्टेंस पढ़ी थी। आज नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि हमारा HRM जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टाफिंग का प्रोसेस, यानी जो स्टाफिंग होती है, जो नियुक्तिकरण होता है जब किसी व्यक्ति को किसी फर्म में अपॉइंट किया जाता है तो क्या प्रोसेस होता है, उसमें हमें कैसे उसे अपॉइंट करना है। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्टाफिंग प्रोसेस, यानी हमारी स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है। स्टाफिंग प्रोसेस यानी किसी पर्सन को कंपनी में कैसे रखा जाता है। सिंपल सी मैं आपको बताता हूं। तो देखो सबसे पहले हमें इसमें ये प्रोसेस लिखा हमारा क्या है, अगर आप देखेंगे इसे शॉर्ट में तो प्रोसेस है मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी हमें कितने आदमियों की जरूरत है, रिक्रूटमेंट, फिर हम भर्ती कैसे निकालते हैं, सिलेक्शन, फिर हमें सिलेक्ट किस किस व्यक्ति को करना है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, प्रमोशन, कंपनसेशन, ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ते हैं इसमें। तो देखो बेटा नेक्स्ट तो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा स्टाफिंग प्रोसेस में, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, यानी हमें कितनी मैन पावर की जरूरत है। सबसे पहले हमें ये देखना है भाई, माना आप किसी भी कंपनी में अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो आप वहां पर देखेंगे कि आप उसमें कितने व्यक्ति हैं। माना आपको 10 व्यक्ति चाहिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, 10 व्यक्ति चाहिए सेल्स डिपार्टमेंट में, 12 व्यक्ति चाहिए या 15 व्यक्ति चाहिए आपको किसी अदर डिपार्टमेंट में। तो आप इस तरीके से हिसाब लगाएंगे कि भाई 10 और 10 20 और 15 35, यानी कि मुझे टोटल 35% चाहिए इस कंपनी में काम करने के लिए। तो देखो इसमें यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कहता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट करते हैं, हम एक अनुमान इकट्ठा करते हैं कि भाई हमें कितने व्यक्ति चाहिए। एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग द नीड फॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, क्या करते हैं, नीड फॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। इस एस्टिमेटेड, ये हम एस्टिमेट करते हैं। एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड, भाई जब आप नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड करते हैं, यानी आप देखते हैं हमें कितने नंबर ऑफ पर्सन्स की जरूरत है, तो आपको इन बातों को भी ध्यान में रखना है। किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, द पॉसिबिलिटी रिगार्डिंग इंटरनल प्रमोशन, भाई प्रमोशन कितने लोगों की होनी है, रिटायरमेंट कितने लोग हो रहे हैं, रेजिग्नेशन कितने लोग दे रहे हैं और डिसमिसल कितने लोगों को संस्था से निकाला जा रहा है। तो हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम देखेंगे कि भाई हमें किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की आवश्यकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा स्टाफिंग प्रोसेस में यही होता है कि हमें कितने लोगों की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट यानी हम स्टाफिंग करते कैसे, यानी आप ये समझो कि पहला काम स्टाफिंग का था तो सही, लेकिन बस वो हमें सिर्फ एक इंटरनली था कि हमें पता लगे हमें कितने लोग भर्ती करने हैं। तो सेकंड पॉइंट आता हमारा भर्ती का। भर्ती यानी आप लोगों तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि भाई इतने लोगों की यहां पर आवश्यकता है और उन लोगों को आप प्रेरित कर रहे हैं किसी भी तरीके से कि भाई आप आओ हमारी संस्था में काम करो। ठीक है, यानी आपने इसमें उन लोगों को बताया, यानी हम कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड टू दैट पर्सन विच हैज रिक्वायर्ड ऑफ जॉब या विच हैज रिक्वायर्ड टू जॉब, यानी उन व्यक्तियों तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं जिन व्यक्तियों को जॉब की आवश्यकता है। ये होती है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट यानी कि उनकी भर्ती निकालना। तो आप कई बार आप देखते हैं ना, फॉर्म भी आप निकलते हैं, भाई भर्ती निकली हुई है, दैट मींस रिक्रूटमेंट हो रही है। ये नहीं रिक्रूटमेंट, ये नहीं कि आपको कंपनी में ले लिया, नहीं, बस आपको एक तरीके से बताया जा रहा है कि भाई इस कंपनी में भर्ती निकल रही है। रिक्रूटमेंट कहता है द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड्स द सर्च ऑफ द वेरियस ऑफ एम्प्लॉइज,
क्या भाई, सर्च ऑफ द वेरियस एम्प्लॉइज। भाई जो हमारे जितने भी अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉइज हैं उन सब की सर्चिंग हो रही है। सर्चिंग हो रही है यानी उन्हें एक तरीके से ढूंढा जा रहा है। एंड एनकरेजिंग them to send their application to the enterprises, और उन्हें एनकरेज किया जाता है कि भाई आप एप्लीकेशन भेजो कंपनी को कि हाँ जी कंपनी हमें रख ले। देखते ना, फॉर्म निकालते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ये सब किस चीज का प्रोसेस है? ये सब हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिलेक्शन। देखो बेटा, सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि भर्ती हो गई, नहीं। सिलेक्शन का मतलब है कि जो आपके पास एप्लीकेशन आई हैं उन सब एप्लीकेशन में आप ये देखेंगे कि कौन कौन व्यक्ति अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन कॉम्पिटेंट है, कौन कौन व्यक्ति यहां पर काम करने के लिए योग्य है और कौन व्यक्ति योग्य नहीं है। कहता सिलेक्शन में देखो क्या प्रोसेस है, अंडर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, यानी थर्ड पॉइंट हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन में क्या करते हैं, competent application are selected out of a large number of them, यानी जो बहुत सारी एप्लीकेशन आई हैं उनमें से हम सिर्फ competent एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हैं। It is important to keep in mind that the ability of the applicant and the nature of work must match। जिसमें मैं क्या चाहिए, देखो क्या कर रहा है, it is important to keep in mind, हमेशा ध्यान में ये बात रखने, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है दैट द एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट। भाई एप्लीकेंट की एबिलिटी क्या है, क्या जो एबिलिटी आपको चाहिए थी वही एबिलिटी है। एंड द नेचर ऑफ वर्क मस्ट बी मैच, उसकी एबिलिटी और नेचर ऑफ वर्क दोनों मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि माना आपको एक अकाउंटेंट की जरूरत है, समझे, तो आपने क्या निकाली होगी, भाई वो कॉमर्स से पढ़ा हुआ हो, अकाउंटेंट वो बीकॉम उसने की हो या 12th भी की हो तो कम से कम उसने कॉमर्स से की हो, समझे, एमकॉम की हो, ये क्या उसकी एबिलिटी है। तो आप देखेंगे मत, भाई आपको क्यों अकाउंटेंट की जरूरत है, आपको देखो नेचर ऑफ वर्क क्या हुआ, अकाउंटिंग करना, तो आप उसकी एबिलिटी, कैसी एबिलिटी वाला व्यक्ति ढूंढेंगे, जिसने कॉमर्स पढ़ी हो, जो अकाउंटिंग के बारे में जानता हो, समझे बेटा। लेकिन अगर माना आपको किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर की जरूरत है, समझे, तो फिर आप क्या देखेंगे कि आपका पैशन क्या, अच्छा भाई काम क्या है, भाई डॉक्टरी करना, को दवाई देना, तो आप देखेंगे कि उसने क्या भाई एमबीबीएस किया है या उसने कोई और डिग्री किया, उसने बीएमएस किया है, बीयूएमएस किया, ये सब आप देखेंगे ना उससे रिलेटेड है या नहीं है, समझे। तो इन्हीं बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि मर्जी चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। एक्चुअली प्लेसमेंट में क्या हो, एक तरीके से आप ये समझो कि भाई उस व्यक्ति को वहां पर बुला दिया जाता है, उसे प्लेस कर दिया जाता है कि हाँ भाई तुम यहाँ पर काम करोगे, यानी उसे पोस्ट बता दी जाती है, सिलेक्शन उसका कर दिया गया है कि हाँ भाई ठीक है तुम यहाँ पर आओ काम करो, ठीक है। और उसमें आप प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के अंतर्गत उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कंपनी के बारे में, अपने सुपीरियर्स के बारे में, कि इन लोगों के साथ तुम्हें काम करना है, ये तुम्हारे हेड हैं या ये तुम्हारे सीनियर हैं, ये तुम्हारे जूनियर्स हैं, ठीक है बेटा। देखो अब देखते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। देखो क्या, प्लेसमेंट मींस टू जॉइन द पोस्ट फॉर विच ही शी हैज बीन सिलेक्टेड। भाई उसको वो पोस्ट सिलेक्ट, उसको उस पोस्ट पर भेजा जाता है जिसके लिए उसे सिलेक्ट किया गया है। अंडर ओरिएंटेशन, अब देखो प्लेसमेंट में क्या, हमने उसे पोस्ट पर भेज दिया, चलो तुम्हारी प्लेसमेंट हो गई, यानी अब आपको यहाँ काम करना है। अब ओरिएंटेशन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ओरिएंटेशन में उसे सुपीरियर से उसके मिलाया जाएगा, उसे कंपनी के बारे में बताया जाएगा, अपने सीनियर जूनियर के बारे में बताया जाएगा। Under orientation, the employee is given a brief presentation. Employee is given a brief presentation about the company and is introduced to his superiors, subordinates and colleagues. ठीक है, यानी उसके साथ जो काम करेंगे, जो उसके सीनियर हैं, जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, उन सब के बारे में, यानी कंपनी के बारे में, उन सब के कंपनी के बारे में, सुपीरियर्स के बारे में, इन सब के बारे में उसे बताया जाएगा। यानी एक तरीके से मैं कहूं सिंपल सी बात कि भाई उससे ये बताएगा तुझे यहाँ पे काम करना और ये तुम्हारे साथ में काम करने वाले लोग हैं। नेक्स्ट बेटा आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद देखो आपको बता दिया गया ठीक है भाई आपको काम करना, लेकिन क्या काम करना है ये तो कंपनी को ही सिखाना पड़ेगा ना उसे, भाई किस लेवल का काम करना है, क्या काम करना है, ये सब तो कंपनी सिखाएगी ना उसे। तो
तो इसे कहते हैं ट्रेनिंग देना एक तरीके से। ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे अपना कि ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, ऑन द जॉब है, ऑफ द जॉब है, वो अलग अलग पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी उसे काम के प्रति ट्रेंड किया जाएगा कि भाई तुम्हें ये काम करना है, सुपीरियर्स के अंडर में रहेगा। तो देखो कहता एट दिस स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, ये जो इस स्टेप पर यानी स्टाफिंग के इस स्टेप पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर इम्पार्टेड टू द एम्प्लॉइज सो दैट देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इज इंक्रीज्ड, यानी उसे ट्रेनिंग देकर हम काम करना सिखाएंगे जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा, यानी काम करने का तरीका और काम की क्वालिटी उसकी बढ़ जाएगी जिससे वो काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आया बेटा, अब देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम एक तरीके से उसकी क्वालिटी जज की जाती है। हम कहते हैं कि एम्प्लॉय को जज करते हैं कि हाँ भाई अब ये काम सीख गया, अब ये काम कर सकता है, ठीक है। एट दिस स्टेप द कैपेबिलिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉय इज जज्ड, क्या करते हैं उसकी काबिलियत, हाँ बस की कैपेबिलिटी, हाँ जी भाई तुम ये काम कर सकते हो, टू जज हिज कैपेबिलिटी इज एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द असाइन्ड टू हिम, यानी जो काम उसे दिया गया है उस काम से हम कंपेयर करते हैं जो काम इसने किया है। अगर इसने वो काम सही कर दिया, ठीक है, बेस्ट है, बढ़िया, ये अपना काम कर रहा है, तो आगे जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो भाई हम इसकी प्रमोशन करेंगे, जब तक तो यहाँ पर काम कर ही रहा है और इसने अच्छा काम यहाँ पर किया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। अब देखो फिर हम उसके लिए प्रमोशन का क्या मतलब होता है भाई? प्रमोशन का आप सिंपल सा मतलब दिमाग को होता है कि हम उस पर्सन को या किसी भी पर्सन को वो जिस रैंक पर काम कर रहा है उससे हायर पोस्ट पर हम उसे अपॉइंट कर देंगे। यानी अकाउंटेंट है तो सीनियर अकाउंटेंट बनाएंगे, मैनेजर है तो सीनियर मैनेजर बनाएंगे, सुपरवाइजर है तो हो सकता है हम उसे मैनेजर बनाए, ठीक है। यानी इस तरीके से क्या कर जाएगा, उसकी रैंक बढ़ा दी जाएगी, जिसे कहा जाता है प्रमोशन करना, और रैंक के साथ साथ पैसे भी बढ़ जाते हैं। तो देखो प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग है ना, देखो ये ऊपर एरो का मतलब सोच ऊपर है, सभी आप सोच रहे हैं कि हाँ जी ठीक है हम वहां से अगली पोस्ट पर जा रहे हैं, और जो आगे की पोस्ट है वो यहां से ऊंची पोस्ट है। अंडर दिस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के इस प्रोसेस के अंदर कहता है एम्प्लॉय गेट प्रमोटेड टू हायर पोस्ट। क्या करता है? एम्प्लॉय गेट प्रमोटेड टू हायर पोस्ट। एम्प्लॉय हायर पोस्ट पर प्रमोट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार, योग्यता के अनुसार, जैसा यानी जैसा अब तक उन्होंने काम किया है उसके बिहाफ पर, उसकी कैपेबिलिटी को देखते हुए अब हम उन्हें आगे की हायर पोस्ट पर अधिक जिम्मेदारियों के साथ अपॉइंट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है कंपनसेशन। तो कंपनसेशन का मतलब यहां पर ये नहीं है कि भाई कोई एम्प्लॉय टूट फूट गया मैं उसे पैसे देने, नहीं, यहां पर कंपनसेशन का मतलब है कि जब कोई भी आदमी काम करेगा तो बेटा उसे पैसे तो दिए जाएंगे ना, या फिर हम कहें उसे फैसिलिटी हमें क्या देनी है, उसका कंसिडरेशन क्या डिसाइड किया जाना है, और वो दो तरीके से दिया जा सकता है, एक कैश में और एक अदर फैसिलिटीज में। जैसे माना हमने किसी एम्प्लॉइज को कहा ठीक है भाई आप यहां पे काम करो, आपको 10,000 रुपए और रहना खाना फ्री, तो 10,000 रुपए क्या हो गई हमारी, ये पेमेंट हो गई हमारी, कैसी, पैसे के रूप में, और बाकी अदर फैसिलिटी उसे दी गई है, ठीक है। तो ये सब चीजें डिसाइड होती हैं जिसे आप इंसेंटिव के नाम पर भी देख सकते हो। हम कहेंगे आगे खैर हम इसे पढ़ते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हमें पढ़ना है कि हमें वो सब पैसे देने, और पैसे कैसे देने हैं, उसकी सैलरी कैसे डिसाइड की जाएगी। तो दो तरीके से भाई, या तो आप टाइम के हिसाब से डिसाइड करोगे या काम के हिसाब से डिसाइड करोगे, सिंपल सी बात है भाई। माना आपने किसी व्यक्ति को या तो ये कहो कि भाई तुझे 5 रुपए यूनिट मिलेगी, या तो 100 रुपए यूनिट मिलेगी, या तुम्हारे अंडर जितने व्यक्ति काम करेंगे मैनेजर को कहा कि तुम जितनी प्रोडक्शन करवाओगे या तुम जितनी सेल्स करवाओगे इसका 2% तुम्हारा होगा। या फिर हम उसे ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हें सुबह शाम तक काम करना, तुम्हें इतने रुपए मिलेंगे,
समझे? तो सिंपल सी बात हो गई, समझ में आया भाई? या तो आपको टाइम के हिसाब से सेट कर दिया जाएगा, इतने पैसे देंगे, या फिर आपको काम के हिसाब से रखा जाएगा कि भाई आपको इतने पैसे मिलेंगे। और पढ़ते हैं कंपन दिस स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स फिक्सिंग द कंपनसेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, यानी उस एम्प्लॉय को क्या दिया जाएगा जो वहां पर वो काम करेगा। इट मे बी ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप, जो हमारा दो टाइप का होता है, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट और इनडायरेक्ट पेमेंट। देखा आपने? आगे बात, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट यानी एक तरीके से मैं कह रहा हूं यहां पर बात हो रही है मॉनेटरी की, मॉनेटरी टर्म्स, और इनडायरेक्ट मतलब नॉन मॉनेटरी टर्म्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी नहीं दे रहे हैं, नहीं यहाँ पे भी दे रहे हैं, लेकिन ये नॉन मॉनेटरी टर्म्स है। मॉनेटरी टर्म्स यानी पैसे वाली बात या बिना पैसे वाली बात। तो देखो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट में हम क्या डिसाइड करेंगे? इट इंक्लूड्स वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव, कमीशन एंड बोनस। भाई ये सब चीजें डिसाइड की जाएंगी कि उसे इंसेंटिव कैसे देना, कमीशन कैसे देना, भाई सैलरी कितनी होगी, घंटे के हिसाब से होगी, काम के हिसाब से होगी, ये सब चीजें डिसाइड उसकी की जाएंगी। यानी फाइनली हम ये कह रहे हैं, ये डिसाइड करेंगे कि भाई तुम्हें कितनी तनख्वाह तुम्हारी यहां पर होगी। कहता ये भी इट मे बी पेड ऑन द फॉलोइंग टू बेसिस, और ये दो बेस पर तय की जा सकती है। कैसे? टाइम बेस्ड पेमेंट, टाइम बेस्ड पेमेंट यानी आपको कहा गया कि भाई आप सुबह 10 बजे आओगे और 5 बजे तक आप यहां पर काम करोगे। काम क्या करोगे, कितना करोगे, डज नॉट मैटर देयर। यहां पे ये मैटर नहीं करता कि आप क्या काम करोगे, कितना करोगे, नहीं, बस ये कहा गया है कि भाई आप काम करोगे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। यानी यहां पर जो प्रेफरेंस दी गई है वो टाइम को दी गई है। सेकंड में परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट, या परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट है, यानी आप काम कितना करोगे, समझे? यहां पर ये है भाई, माना आपने 100 यूनिट बनाई है तो ठीक है, 100 गुणा 5 रुपए यानी आपको 500 रुपए दिए जाएंगे। यानी हमने कहा 5 रुपए यूनिट, 6 रुपए यूनिट, 8 रुपए यूनिट, हमने इस तरीके से डिसाइड किया है। तो यानी ये हमारी कैसी है? परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट है। नेक्स्ट, इसी में हमारा डायरेक्ट फाइनेंशियल था, और इनडायरेक्ट में क्या देंगे? अब देखो बताया अभी आपको, समझे भाई? यानी सैलरी के साथ खाना, बीमा करवा दिया, घूमने के लिए पैसे दे दिए, बहुत सारी चीजें इसमें, सैकड़ों चीजें हैं इसमें, मेडिकल फैसिलिटी दे दी। तो देखो इसमें क्या कहता है? इट इंक्लूड्स फैसिलिटी लाइक इंश्योरेंस। चलो साहब, आप कंपनी में है, इंश्योरेंस है एक तरीके से, ईएसआई, मेडिकल, लो भाई ईएसआई का ही पार्ट है। यहां देखो वैकेशंस, लो साहब छुट्टियां दे दी आपको, आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, इनका कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। अच्छा, ये एक बच्चा कह रहा है अच्छा मेडिकल और सर इंश्योरेंस आपने कहा, बेटा इस बात का रीजन है। देखो आप देखते हैं ना, कई बार क्या होता है, जैसे आपने कोई मेडिकल पॉलिसी ले ली उसकी, तो देखो इंश्योरेंस भी है, मेडिकल भी है, समझे ना? या फिर ऐसा होता है कि आप उसे मेडिकल फैसिलिटी अलग है और बीमा आपने उसका अलग से करवाए थे। तो सिंपल सी बात है, दोनों एक भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती हैं। यानी तो एक तरीके से एम्प्लॉयर ने डिसाइड किया कि उसे कैसी कैसी फैसिलिटी देनी है। ठीक है बेटा? तो देखो ज्यादा लंबी हमारी ये क्लास नहीं थी, बिल्कुल छोटा सा आपको, देखो हम छोटी छोटी अपनी स्मॉल 20-25 आधे आधे घंटे क्लास करेंगे, ज्यादा नहीं है, नहीं है कि भाई हम सारा एक ही दिन में पढ़ा देंगे, नहीं। अब छोटे छोटे स्टेप पढ़ते जाओ, बस छोटे छोटे स्टेप पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, रिवाइज करते जाओ। छोटे स्टेप पढ़ो, सीखो, रिवाइज करो। ये कि नहीं कोई बच्चे सोचोगे चल अभी नहीं, मैं देख रहा हूं पहले सर की 5-6 क्लास हो जाने दे, इकट्ठी एक ही दिन में निपटा दूंगा काम। नहीं बेटा, उससे याद नहीं होगा आपको। आप जैसे जैसे क्लासेस आ रही हैं वैसे वैसे आप क्लासेस अपनी पढ़ते जाओ, देखते जाओ, उन्हें याद करते जाओ। क्योंकि देखो बिजनेस स्टडी में जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन आते हैं इनडायरेक्ट, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते बिजनेस स्टडी में। इनडायरेक्ट क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कम होते हैं। आप ये समझो 40% डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, उससे ज्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो अपने हम नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पर आज की क्लास में हमने देखा, तो मैं आपको फिर से रिवाइज एक बार करवाता हूँ। फर्स्ट क्लास में हमने अपना
मीनिंग पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा, फीचर्स पढ़े, इंपॉर्टेंस पढ़े। आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पढ़ा कि स्टाफिंग का क्या प्रोसेस होता है, यानी किसी व्यक्ति को कैसे ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया जाता है। ठीक है बेटा, बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ओके बेटा, वेरी वेरी थैंकफुल फॉर स्टेइंग विद मी।